हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और इस सेशन में हम इंडिया अंडर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। तो उससे पहले हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है आपके लिए। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन द ईयर ए 1757, बी 1764, सी 1772, डी 1777। तो इसका जो आंसर है वो आपको आगे मिलेगा, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इस लेक्चर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी ग्रोथ को हम पढ़ेंगे, और जो वॉरेन हेस्टिंग की एक्सपेंशन पॉलिसी थी कि किस तरीके से फर्स्ट मराठा वार, सेकंड मैसूर वार और रोहिल्ला वार में उनका रोल रहा था। इसके अलावा जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी चंक में आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो मॉडर्न इंडिया का जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके जो जितने भी घटनाक्रम है, जितनी भी क्रोनोलॉजी है, वो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटेन की कंपनी थी, और इसको रॉयल चार्टर दिया था क्वीन ऑफ इंग्लैंड की एलिजाबेथ ने 1600 में 31 दिसंबर को। तो क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कमर्शियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, तो अब क्या था, वहाँ की कंपनी को और इंडस्ट्रियलिस्ट को अब एक नया मार्केट चाहिए था जहाँ पे ये अपनी इंडस्ट्री को और जो कमर्शियल रेवोल्यूशन के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको वो बेच सके। साथ ही साथ लेटर स्टेज में उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए था। तो इसी वजह से जो और अदर कंट्री थी, जो और अदर कॉन्टिनेंट थे, थर्ड वर्ल्ड, जो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये एक ईजी टारगेट के तौर पे ये देखने लगे। तो शुरुआत में कैप्टन हॉकिंस थे जो मुग़ल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए थे 1608 में फैक्ट्री की परमिशन के लिए सूरत में। लेकिन शुरुआत में इसको परमिशन नहीं मिली, लेकिन बाद में जहांगीर ने फरमान ऑर्डर किया जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोला सूरत में। उसके बाद सर थॉमस रो ने और ज़्यादा ट्रेडिंग लाइट्स लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस दिखाई। इसी तरीके से इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने अपना बिजनेस सेंटर खोल दिया आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में। और इसी तरह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना धीरे धीरे ट्रेड का एक्सपेंशन इंडिया में करती रही। साथ ही साथ जो इंडिया के अलावा जो अदर कॉन्टिनेंट और देश थे वहाँ पे भी धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हो रहा था। अब देखो, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सिर्फ एक ही कंपनी थी, क्योंकि जिस तरह से टेंडर निकलता है तो उसमें बहुत सारी कंपनियों को बुलाया जाता है, ठीक इसी तरह से इंग्लैंड में भी बहुत सारी कंपनी थी। उनमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको टेंडर दिया कि केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसके जो ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पे जो ट्रेडिंग का राइट्स होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगा। अगर आप इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री है वो यही करती हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी के उसमें मान लेते हैं, जैसे चीन क्या कर रहा है आजकल, यही कर रहा है कि वो अपना एक कोई प्राइवेट कंपनी होगी उसको वो टेंडर दे देगा और वो श्रीलंका में जाएगी, और वहाँ पे कोई भी उन्होंने जो श्रीलंका और चाइना की गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक वो वहाँ पे क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। जैसे कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाना या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाना, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक प्राइवेट कंपनी एंगेज रहेगी। तो ठीक पास्ट में भी ये हो चुका था। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास सिटी को एस्टेब्लिश किया और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। यानी कि मद्रास में जो उनका जो सेंटर था जो उसको कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। वेस्ट कोस्ट में कंपनी ने बॉम्बे को किंग चार्ल्स सेकंड से रेंट पे लिया, और 1690 में जॉब चार्नोक ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे उन्होंने 3 विलेज को अपने अंडर लिया, सुटानोटी, गोविंदपुर और कालीकट, जो बाद में जाके कलकत्ता शहर के रूप में उभर के आया। और इसको भी उन्होंने क्या किया, किलेबंद किया, ठीक है ना। और इसका नाम दिया गया फोर्ट विलियम, जो कि इंग्लिश किंग विलियम थर्ड के नाम पे था। तो इस तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 3 मेन सेंटर बनाए, और इन्हीं 3 सेंटर को इन्होंने क्या किया, फोर्टिफाइड करना शुरू, यानी कि इनकी किलेबंदी शुरू कर दी।
और ये थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, मेजॉरिटी में यही थे, ठीक है ना, क्योंकि ये सी कोस्ट पे थे और सी के मतलब समुद्र से जहाज आना तो इनके लिए काफ़ी किफ़ायती था। अब क्वेश्चन आता है फोर्टिफाइड क्यों किया। फोर्टिफाइड इसलिए ये किया क्योंकि जो इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ थी, उनकी जो ठीक से पता ना चले नवाबों को या राजाओं को उस समय के, ठीक है ना। तो यही बाद में क्या हुआ, बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि एक टेंशन का कारण बना। इसी वजह से बाद में बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर के बाद सीधे सीधे कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर गेन हो गई, और ये जो पॉलिटिकल पावर थी कंपनी को, ये 1858 तक रही, जब तक यहाँ पे क्या नहीं हुआ, जब तक मेरठ म्यूटनी नहीं हुई थी ना, सिपाही म्यूटनी, तो तब तक ये कंपनी के पास ही था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो रूल था इंडिया का वो सीधे सीधे रानी के अंडर में आ गया था, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे फोर्ट विलियम के, कंपनी के रूल के अंडर। उसके बाद कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग को फोर्ट विलियम का गवर्नर बना दिया था। अब आता है वॉरेन हेस्टिंग की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। देखो, शुरू में तो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, लेकिन बाद में इनको महसूस हुआ कि सिर्फ ट्रेडिंग के थ्रू ही ये सब कुछ इनको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में भी इनको क्या होता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने बाद में सोचा कि हम क्या करेंगे कि हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन टैक्स से भी बात नहीं बनी। इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब को भी बदलने की सोची, वो भी इनको काम नहीं आया, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हो कि हम जो भी है पॉलिटिकल पावर वो अपने ही हाथ में ले लें, और जो भी इनके सामने अब चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस को इन्होंने क्या किया कि एक्सपेंशन कर दो अपना, यानी कि जो अपनी सीमाएं हैं अपने क्षेत्र की, उन सीमाओं को बढ़ा दो और बढ़ाते चले जाओ, ताकि क्या है कि जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, अनिश्चितता ख़त्म कर दी जाए। और क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपकी पॉलिसी होगी और आप आराम से व्यापार कर सकोगे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि वो विस्तारवादी नीति के लिए फेमस थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने रोहिल्ला वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार को बढ़ावा दिया था, यानी कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इन वार में शामिल थी। तो फर्स्ट है रोहिल्ला वार 1774, रोहिलखंड। ये रोहिलखंड एरिया आता है आप जहाँ पे आज का बरेली है यूपी में, उस तरफ। ये रोहिलखंड एक स्मॉल किंगडम थी औध, अवध, ठीक है ना, और मराठा के बीच में। उस समय यहाँ के जो रूलर थे वो हाफिज रहमत खान थे, और उन्होंने एक ट्रीटी, डिफेंसिव ट्रीटी की थी 1772 में अवध के नवाब के साथ, क्योंकि उनको लगता था कि मराठा उन पर अटैक ना कर दें। लेकिन मराठाओं ने कभी उन पर अटैक ही नहीं किया। लेकिन जो अवध के नवाब थे वो डिफेंसिव ट्रीटी के लिए, क्योंकि इन्होंने डिफेंसिव ट्रीटी की थी, ठीक है ना, रक्षात्मक समझौता किया था, तो वो अपने पैसे के लिए मांगने के लिए आ गए। लेकिन रहमत जो खान थे रोहिलखंड का रूलर, वो भाग गया, ठीक है। तो नवाब ने ब्रिटिश के साथ मिलकर रोहिलखंड पे हमला कर दिया और इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने उनका साथ दिया। बाद में वॉरेन हेस्टिंग अपने इस एक्शन के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज भी किए गए थे, ठीक है। तो ये था रोहिलखंड की स्टोरी। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर भी मिल गया होगा। तो जो आंसर है उसको कमेंट करना और मेरे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन, टाटा बाय बाय।